नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, अधोलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में योगदान देती है, बिल्कुल राइट है। पायरीन का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है, ये भी राइट है। फ्रियोन क्या है? एक प्रशीतक है, ये भी राइट है। फुलरीन है वो फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं है, ये कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ZnPbCu की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील इसमें Zn है, उसके बाद Pb है, फिर कॉपर है। तो ऑप्शन सही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील Zn, फिर Pb, फिर कॉपर। उस धातु को चुनिए जिसमें संक्षारण होता है। लोहे में संक्षारण होता है, जंग लगता है। चांदी में भी संक्षारण होता है, तांबे में भी संक्षारण होता है, तो इन सभी के अंदर जंग लगता है। आयोडीन का स्रोत है, तो आयोडीन का स्रोत क्या है? नमक होता है। ऑप्शन में अदरक है, यहाँ पर आयोडीन का स्रोत कौन है? अदरक होता है। रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करने में सहायक है, तो विटामिन्स होते हैं, वो रोगों से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। निम्न में से सही कथन का चयन करो। कौन सा कथन सही है? रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। पहला ऑप्शन तो राइट है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन सी बनाता है, तो विटामिन सी नहीं बनाता है, विटामिन डी बनाता है। तो केवल ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, तो 1 नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पारभासी पदार्थ नहीं है। कौन सा पारभासी नहीं है? तेलीय धब्बा लगा हुआ कागज, ये तो पारभासी है। कांच है वो पारदर्शी है, न कि पारभासी है। बटर पेपर भी पारभासी है, एक्सरे शीट भी पारभासी है। पारभासी का अर्थ होता है कि किसी वस्तु के आर पार तो देख सकते हैं लेकिन वो धुंधला दिखाई देता है, उससे पारभासी कहते हैं। जबकि कांच यहाँ पर क्या है? पारदर्शी है, इसके आर पार साफ दिखाई देता है। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट रहेगा। निम्न में से सही कथन कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना कहते हैं इसको, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनाता है तथा इस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन तो राइट है। CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके CaOH का कवाइस बनाता है, प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी राइट है। CaOH का कवाइस के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं, ये भी राइट है। तो सभी के सभी कथन यहाँ पर राइट है। मक्खन प्राप्त करने के लिए हम दूध या दही का मंथन करते हैं, क्यों करते हैं? तो देखिए, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करने के लिए दही का मंथन किया जाता है। क्यों? दो भिन्न पदार्थ, एक छाछ हो गया और एक घी हो गया, दोनों उपयोगी पदार्थ है, दोनों को पृथक करने के लिए दही का मंथन किया जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से इथेनॉल है, तो इथेनॉल क्या है? एक विलायक है। इथेनॉल एक विलायक है। निम्न में से कौन सी धातु कॉपर से अधिक सक्रिय है? कॉपर से अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? आयरन भी कॉपर से अधिक सक्रिय है, जिंक भी कॉपर से अधिक सक्रिय है और मैग्नीशियम भी कॉपर से अधिक सक्रिय है। तो ये सभी धातुएं कॉपर से अधिक सक्रिय है। अभिक्रिया H2S प्लस Br2 2HBr प्लस S में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? किस पदार्थ का हो रहा है? तो ब्रोमीन का उपचयन हो रहा है। ब्रोमीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ब्रोमीन का अपचयन हो रहा है। ब्रोमीन का क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है। जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है उसका अपचयन होता है। तो इस अभिक्रिया में H2S प्लस Br2 2HBr प्लस S में ब्रोमीन का अपचयन हो रहा है। संगमरमर, जिसको अंग्रेजी में मार्बल कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है और रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। प्रोटीन परीक्षण हेतु अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन बनाने हेतु 100 मिलीलीटर जल में कितने ग्राम कास्टिक सोडा घोलना चाहिए? तो कितना? 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलना चाहिए।
किण्वित भोजन का उदाहरण है। तो किण्वित भोजन कौन सा है? इडली है वो किण्वित भोजन का एग्जाम्पल है। निम्न में से सही कथन चुनें। कौन सा सही है? विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। पहला ऑप्शन तो राइट है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम सामान्य आहार लेने से की जा सकती है। तो सभी रोगों की रोकथाम सामान्य आहार से नहीं होती है रोकथाम, तो केवल और केवल ए ऑप्शन राइट है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सोडियम सल्फाइड की जल व क्लोरीन गैस से क्रिया करवाने पर कौन सा अम्ल बनता है? सोडियम सल्फाइड की जब जल और क्लोरीन गैस से क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, HCl का निर्माण होता है। देखिए रासायनिक समीकरण की बात करें, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस H2O प्लस Cl2 मिलकर के Na2SO4 सोडियम सल्फेट लवण का निर्माण करते हैं, प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पोषक तत्व दिए गए हैं, दूसरी तरफ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। वसा, वसा है वो मूंगफली और दूध में उपस्थित होता है। मंड आलू और चावल में पाया जाता है। आहारी रेशे है वो ताजे फल और साबुत खाद्यान्न में होता है। प्रोटीन के स्रोत है वो सोयाबीन और पनीर होते हैं। तो ये सभी सुमेलित करके लिखे हुए हैं। प्रोटीन के परीक्षण के दौरान कौन सा रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाएगा? बैंगनी रंग। प्रोटीन के परीक्षण के दौरान कौन सा रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है? तो बैंगनी रंग दर्शाता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो ये वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी होना निम्न में से किस रोग का मुख्य लक्षण है? तो ये बेरी रोग का लक्षण है। बेरी रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। ये बेरी रोग का मुख्य लक्षण है। हल्के हरे रंग की क्रिस्टल को गर्म करने पर उसका रंग हो जाता है। जब हल्के हरे रंग की क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। देखिए हल्का हरा रंग किसका है? फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O को जब गर्म करते हैं तो FeSO4 का श्वेत रंग बनता है यहाँ पर, प्लस 7H2O का उत्सर्जन हो जाता है। ओजोन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो ओजोन की ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 होती है। कोई भी अणु या यौगिक स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो उसकी कुल ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? 0 होगी। ओजोन O3 है वो ऑक्सीजन का क्या है? अपर रूप है। ओजोन की खोज फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन के द्वारा की गई है। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। ओजोन का प्रयोग कीटनाशक के रूप में भी करते हैं और इस क्रिया को क्या कहते हैं? ओजोनोलाइसिस कहा जाता है। ओजोन की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। विटामिन ए के स्रोत कौन से हैं? विटामिन ए का स्रोत कौन सा है? तो पपीता है वो विटामिन ए का स्रोत माना जाता है। C+O2CO2 कोयले का दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है और जिन अभिकारकों में ऑक्सीजन का संयोग होता है उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि C+O2CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया भी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया भी इसको कहा जा सकता है। निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखिए प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, एंजाइम का भी होता है, हार्मोन का भी होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो मछली की यकृत का तेल है वो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा टमाटर है, मक्खन है, गाजर है, अंडे की जर्दी, ये विटामिन ए के स्रोत है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। विटामिन ए है वो वसा में घुलनशील है। ए के अलावा विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील होते हैं। यदि अवतल दर्पण से कोई वस्तु
सी से परे स्थित है, अवतल दर्पण से कोई वस्तु अगर सी से परे स्थित है यानी वक्रता केंद्र से परे स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, ये ए बी कोई वस्तु है जो वक्रता केंद्र सी से परे स्थित है। ये वक्रता केंद्र है, सी से परे स्थित है ए बी कोई वस्तु। जब ए बी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराती है तो ये परावर्तन के बाद कहाँ पर मिलती है? परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिलती है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, बी ए प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर? देखिए, सी और एफ के मध्य बनता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। देखिए यहाँ पर दिखाया गया प्रतिबिंब का आकार, यहाँ पर इस एरो के निशान से ये प्रतिबिंब का आकार है जो कि छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है। तो यदि अवतल दर्पण से कोई वस्तु सी से परे स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस बिंदु एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा।